आज हम पढ़ रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का समन्वयवादी सिद्धांत। इससे पहले हम पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के जो दो सिद्धांत हैं वो पढ़ चुके हैं। एक था राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत, और तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं समन्वयवादी सिद्धांत। समन्वय का अर्थ होता है संतुलन स्थापित करना, दो चीज़ों के बीच एक संतुलन स्थापित करना ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों का भी मत यही था। इससे पहले जो राष्ट्रीयतावादी जो विद्वान थे, जिनका मानना था कि हमें जो नई वैज्ञानिक शब्दावली है या पारिभाषिक शब्दावली है, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमें नए नए शब्दों की जो ज़रूरत पड़ रही है, वो सारे शब्द हमें अपनी भारतीय भाषाओं या संस्कृत भाषा से लेने चाहिए। लेकिन जो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीयवादी जो विद्वान थे, उनका मानना था कि हमें जो ज़्यादातर शब्द हैं वो विदेशी भाषाओं से ज्यों के त्यों ले लेने चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो बहुत ही कठिन और दुरूह होते हैं और उनको समझने में हमारे भावी वैज्ञानिकों को शायद कठिनाई हो सकती है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा मत भी था। तीसरे मत को मानने वाले बहुत सारे विद्वान भी थे। उनका मानना था कि हमें एक संतुलन या एक समन्वय स्थापित करना चाहिए सभी सिद्धांतों के बीच अपनी वैज्ञानिक शब्दावली में जो शब्द हैं उनको ग्रहण करने के लिए। जो शब्द हम बिल्कुल भी हमारी भाषा या हमारी संस्कृत भाषा की ध्वनियों के अनुकूल नहीं हैं तो हमें उनको नहीं लेना चाहिए, और जो शब्द उसके अनुकूल हो सकते हैं उनको हमें उसके अनुसार ढाल लेना चाहिए, और जो शब्द बिल्कुल भी जिनमें बदलाव नहीं हो सकता है उन शब्दों को हम वैसे का वैसा ज्यों का त्यों अपनी भाषा में वैज्ञानिक शब्दावली के लिए, पारिभाषिक शब्दावली के लिए रख सकते हैं। जैसे रेडियो, डॉक्टर, स्टेशन, बस इत्यादि जो हैं वो विदेशी शब्द हैं, लेकिन हम उनमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं और उनको ज्यों का त्यों हमने अपनी भाषा में रख लिया है। बहुत सारे जो शब्द हैं वो ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा फेरबदल करके हमने उनको अपनी भाषा के अनुसार ढाल लिया है। जैसे अकेडमी जो शब्द है हमने उसको अकादमी बना दिया है, और ट्रेजेडी शब्द से हमने त्रासदी बना दिया है, और ऑक्सीडाइज्ड को हमने ऑक्सीकृत बना दिया है, और रेडियो एक्टिव जो एक शब्द था उससे हमें अपनी भाषा में ढालकर रेडियोधर्मी कर दिया है। इसके अलावा हमारी अपनी जो भाषाएं हैं उनमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल प्रयुक्त हैं और अपना सही अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे शल्य चिकित्सा, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो ये हमारे अपने शब्द हैं, इनमें कुछ भी फेरबदल करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और ना ही करने की ज़रूरत है, ऐसा इस मत को मानने वाले विद्वानों का विचार था। और उनका कहना था कि जो विदेशी शब्द जनसाधारण में प्रचलित हैं उनको हमें वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो विदेशी शब्द हमारी ध्वनि व्यवस्था के अनुकूल ना हो उन्हें हमें अनुकूलित कर लेना चाहिए, और जो भी शब्द आम जनमानस में प्रचलित हैं उनको हमें अपनी वैज्ञानिक शब्दावली में शामिल कर लेना चाहिए। और कभी कभी जो विदेशी शब्द हैं उनसे भी हम नए हिंदी शब्द बना सकते हैं, दोनों शब्दों का मेल करके एक नया शब्द गढ़ा जा सकता है, ऐसा इस मत को मानने वाले विद्वानों का विचार था। और संस्कृत की जो धातुएं हैं, प्रत्यय हैं, उपसर्गों के आधार पर नए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हमें करना चाहिए, ऐसा भी इस मत के मानने वाले विद्वानों का विचार था। जो सर्वप्रथम हमारा अपना जो वर्तमान शब्द भंडार है हमें सबसे ज़्यादा उपयोग उसी का करना चाहिए, और यदि संस्कृत भाषा में ही कोई पारिभाषिक शब्द प्रचलित है तो हमें उसे वैसे के वैसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो विदेशी शब्द संस्कृत भाषा के अनुकूल नहीं हैं उन्हें हमें हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, और यदि लोक प्रचलित तथा अन्य भारतीय भाषाओं में शब्द उचित हैं तो उन्हें भी हमें पारिभाषिक शब्दों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो तद्भव शब्द हैं हमारे यहाँ, तद्भव शब्दों को भी पारिभाषिक शब्दावली में स्थान दिया जा सकता है। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा रूप बदलकर हिंदी में आए हैं, यानी उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। जैसे संस्कृत में एक शब्द है रात्रि, लेकिन जो तद्भव उसका शब्द है वो रात है, जो रात्रि से ही बना है। और
इन विद्वानों का मानना था कि यदि अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द बहुत कठिन या जटिल लगता है तो हमें उसका हिंदीकरण कर लेना चाहिए, यानी कि उसको हिंदी में ढाल लेना चाहिए। इस तरह से जब बदलते युग में विज्ञान और तकनीक के लिए जब नए शब्दों की आवश्यकता महसूस हुई तो उसके लिए एक नई शब्दावली की ज़रूरत पड़ी, और उस शब्दावली को बनाने में, उसका निर्माण करने में जो कठिनाइयाँ आई, उनका समाधान करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने मत और सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो समन्वयवादी सिद्धांत जो है वो एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है। जो शब्द हमारी अपनी भाषाओं में हैं उनको हम ले सकते हैं, और जो शब्द भाषाओं के अनुकूल ढल सकते हैं उनको विदेशी भाषाओं से लेके हम अपनी भाषा के अनुसार जो है ढाल सकते हैं, और जो शब्द बिल्कुल भी बदलाव जिनमें नहीं हो सकता है उनको हम ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर ज्यों का त्यों अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में प्रयोग कर सकते हैं। और यदि ज़रूरत पड़े तो अन्य भाषाओं से जो गृहीत जो शब्द हैं उनके आधार पर नए शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए, और इस तरह से एक सरल, सुगम और प्रचलित वैज्ञानिक या पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण हो सकता है। समन्वयवादी विचारधारा जो है ये अतिवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई नहीं है। इस विचारधारा के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, और भारत सरकार ने सन 1961 में देश के भाषाविदों, विद्वानों और वैज्ञानिकों की सहायता से एक रूपरेखा बनाई और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सिद्धांतों की निर्धारणा की, और निर्णय लिया गया कि भारतीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को किस सीमा तक ग्रहण किया जाए, भारतीय संस्कृति के शब्दों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाए, और संस्कृत को आधार बनाकर शब्दावली का निर्माण कहाँ तक किया जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में शास्त्रीय विषयों की शब्दावली कहाँ तक ग्रहण की जाए। आयोग ने विशेष सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली तैयार की, जिसका स्वरूप इन विचारों पर या इन आधारों पर विराजमान था कि अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर बनाए गए हैं, जन सामान्य के प्रयोग में आने वाले कुछ प्रसंगों के लिए हिंदी शब्दों और हिंदी में आत्मसात अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया गया है। ऐसे प्रसंगों में अन्य भाषाओं को भी भिन्न अलग अलग जो पर्याय हैं वो रखने की छूट दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का देवनागरीकरण किया गया है। तो इस प्रकार ये समन्वयवादी सिद्धांत कहा जा सकता है।